नमस्कार। मैं स्वागत करना चाहूंगा विधिवत रूप से अर्जुन सिंह काद्यान का आकाशवाणी के स्टूडियो में। अर्जुन, हमारे हाथ एक तुम्हारी लिखी हुई किताब लगी है, लैंड ऑफ द गॉड्स, द स्टोरी ऑफ हरियाणा। देवताओं की भूमि, हरियाणा की कहानी। राज्यों की अगर बात करें, ये इतनी बड़ी किताब के लिए तुम्हें हरियाणा ही मिला? मुझे हरियाणा मिला या हरियाणा को मैं मिला, ये चर्चा लंबी हो सकती है। मुझे हरियाणा पर लिखने का मौका या सौभाग्य इसी वजह से मिल पाया क्योंकि एक हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। फिर स्वाभाविक रूप से मुझे याद है कि जब मैं 17, 18 या इनफैक्ट 16 वर्ष की उम्र में भी था, तब से ही थोड़ा क्लियर था कि मैं हरियाणा को ही अपनी कर्मभूमि बनाना चाहता हूँ। उसके पीछे प्रेरणा बहुत लोग रहे, बहुत हरियाणावासी रहे, हरियाणवी रहे, मेरे समुदाय के लोग रहे, मेरे परिवार के लोग रहे, कुनबे के लोग रहे, और इसका एक अपना इतिहास है। पर ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरियाणा के बारे में लिखना, हरियाणा को समझना इसीलिए शायद मेरे लिए इतना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मैं हरियाणा के लिए काम करना चाहता था, लंबे समय से चाहता हूँ। उसी दिशा में अपना शोध भी करना चाहता हूँ ताकि उसकी जो समस्याएं हैं या उसके अंदर जो अंग्रेजी में शब्द है कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो समझ पाएंगे, तभी आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। अर्जुन, मैंने एक आम पाठक की हैसियत से पूरी किताब पढ़ ली। पूरी किताब पढ़ने के बाद मैंने अपने आप में एक तब्दीली देखी, एक परिवर्तन देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे जो तुम्हारी लेखन शैली है, जो शब्द शैली है, जो विषय वस्तु है, मुझे यूं लगा जैसे मैंने हरियाणा को बहुत नजदीक से आत्मसात कर लिया हो, जान लिया हो। और जिन एंगल से आपने हरियाणा को देखा है और दिखाया है इस पुस्तक में, उसमें मुझे मुगलकालीन इतिहास, ब्रिटिशकालीन इतिहास, आधुनिक बिल्कुल वर्तमान का दौर अगर देखें, उसमें राजनीति, उसमें हमारी जो आस्थागत हजारों वर्षों से जो हमारे आस्थागत बिंदु हैं, वो तक इसमें समाहित है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाया है? ये कॉम्बिनेशन जब शुरू किया था किताब लिखना और उसके ऊपर शोध करना, शोध लंबे वर्षों तक चला, पर जब आप पहली बार पहला शब्द लिखते हैं कंप्यूटर पे या नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर पर, तो मैंने जब शुरुआत की थी, मुझे लगा था कि मैं हरियाणा का 6-7 हज़ार वर्ष का इतिहास लिखूं। शायद बचपना कह लें उसे, एक इमेच्योर लेखक की तरफ से। पर मैं फॉर्चुनेट हूँ, सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि कई ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं जिन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई, जिनकी गाइडेंस पे, जिनके मेंटरिंग पर मैं चला। तो उस टाइम पर ये क्लियर हुआ कि वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार का जो इतिहास लिखना होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा और उसके अंदर कई आयाम हो जाएंगे जो एक सामान्य पाठक को, जिनको मैं टारगेट कर रहा था, जिस ऑडियंस को, उसको शायद इतने सारे डायमेंशंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे एक पुस्तक में पढ़ना। इस वजह से मैंने अपना जो पुस्तक के अंदर जो टाइमलाइन था वो मेंटेन किया कि मैं 17वीं सदी से मैं जाऊंगा 21वीं सदी तक, और इस काल में कोई ऐसी इम्पोर्टेंट कोई घटनाएं जो उससे पहले भी रिलेट करती हों, जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर 1947 के पार्टीशन के बाद कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा कैंप, रेफ्यूजी कैंप बना था। पर कुरुक्षेत्र का जो ये रीसेंट जो इतिहास है वो बहुत छोटा इतिहास है। कुरुक्षेत्र के मायने में देखें कि इस देश को, जैसे हम या भारतीय सभ्यता जो बोलते हैं, वो कुरुक्षेत्र उसका गढ़ था। अगर हम भारत में आज हम भारत नाम जो है वो जिस ट्राइब के नाम पर बेस्ड है, वो भारताज, वो कुरुक्षेत्र में रहा करते थे। उस वक्त कुरुक्षेत्र में के पास से सरस्वती नदी भी बहा करती थी। तो भारताज यूज्ड टू लिव ऑन दीज लैंड्स। ये आपको कई एविडेंसेस और कई स्क्रिप्चरल एविडेंसेस आपको ऋग्वेद में मिल जाते हैं। सरस्वती के कई एविडेंसेस आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, आर्कियोलॉजी में मिल जाते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है
के 17वीं से 21वीं सदी तक आऊँ, पर वो भी आयाम जो आज रेलेवेंट हैं और जो उसे हरियाणा के उस क्षेत्र को उसके अतीत से कनेक्ट करते हैं, जो बड़ा लाइवली है अभी भी, उस पूरे को भी कनेक्ट करने की कोशिश की है, जिस वजह से पुस्तक के अंदर रोचक बनाती है एक तो इस किताब को, दूसरा वो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स भी डिलीवर करती है, और जो मुझे लगता है कि हरियाणा की कहानी बताने के लिए थोड़ा ज़रूरी भी था कि लोगों को अगर 21वीं सदी जान रहे हैं तो साथ साथ पता चल जाए कि 13वीं सदी में क्या हो रहा था, साथ साथ पता चले 7वीं शताब्दी में क्या हो रहा था। तो वो एक थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, और शायद उसी वजह से आप और मैं बैठे हैं कि शायद वो थॉट प्रोसेस सफल रहा। अर्जुन, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे मूल अस्तित्व, हमारी सभ्यता की शुरुआत, मतलब वहां तक हम कुरुक्षेत्र की जब बात करते हैं, उसकी पार्श्वभूमि में उसी को रखूंगा जी, इसी भौगोलिक क्षेत्र को। कुरुक्षेत्र के आसपास ही मैं कहूंगा कि राखीगढ़ी, सोनौली जैसे भी क्षेत्र हमें उनका पता लगता है जी। तो अब एक भूगर्भ शास्त्री बनकर इस पूरे जो इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। शुरुआत ऐसी होती है कि धरती का इतिहास बहुत लंबा है, उसी तरह से इस देश का भूगर्भ इतिहास बहुत लंबा है, परंतु हरियाणा के अंदर अगर आप देखें, साउथ हरियाणा जो है उसमें नारनौल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव क्षेत्र आता है, जिसमें अरावली की पहाड़ियाँ मिलती हैं आपको। दिल्ली के अंदर भी आपको अरावली की कुछ डेन्यूडेड पहाड़ियाँ मिलती हैं। वो दुनिया के सबसे पुराने फोल्डेड माउंटेन चेन्स में हैं। और जब आप हरियाणा के नॉर्थ में आते हैं तब आपको एक सेडिमेंट लेडन बेड मिलता है जो यमुना नदी का बैंक बनता है। जैसे आप करनाल देख लें, आप पानीपत देख लें, जो राइस बेल्ट बनी हुई है अच्छी खासी हरियाणा में आज। अगर आप इसी साइंस को हिस्ट्री या सिविलाइजेशन के पैराडाइम में देखते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है सरस्वती नदी का। अब हमारे देश को इंडिया अगर मॉडर्न नेम माने तो इंडिया आया है इंडस से, इंडस शब्द आया है सिंधु से, पर ये सिंधु और इंडस और फिर अल्टीमेटली इंडिया लेकर आना, ये सिर्फ एक डायमेंशन है, वो सिर्फ एक एरिया है हमारे देश का, जो जिसे अखंड भारत कहें तो उस नॉर्थ वेस्ट पोर्शन पड़ता है, जहाँ पर इंडस नदी के दोनों बैंक्स की तरफ सभ्यता एस्टैब्लिश थी, जो फ्लरिश की, जिसको आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से मशहूर है। यही पढ़ाया गया है, यही पढ़ा जाता है। पर हुआ क्या, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई है वो जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी, उन्होंने सबसे पहली जो साइट्स मिली थी उनको, या सबसे बड़ी साइट्स जो उस समय पे जब उन्होंने रिसर्च किया था मिली थी, वो इंडस रिवर के आसपास आजू बाजू मिली थी, जिस वजह से उसका नाम और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन मार्क कर दिया गया। इसके अंदर बड़ी फैलेसी ये है कि जिस समय पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी समय पर हरियाणा के अंदर भी, जिसके अंदर अपनी इस वक्त कोई बड़ी नदी नहीं है, यमुना नदी बहती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है, उस समय पर हरियाणा के अंदर ही, जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरियाणा में भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी साइट्स मिलती हैं जहाँ पे सिविलाइजेशन फ्लरिश की थी। प्रश्न ये उठता है कि ये सिविलाइजेशन फ्लरिश कर कहाँ रही थी? जो बेसिक आपको मूल जो सुविधाएं चाहिए थी वो पानी था। जब पानी यहाँ पर था, आज दिखता नहीं पानी, तो यहाँ पर इतनी बड़ी साइट्स कैसे थी? उस क्वेश्चन ने एक लार्जर डिबेट को खड़ा कर दिया कि कौन सी नदी थी। अब आप अगर वैदिक सभ्यता या वैदिक लिटरेचर को पढ़ेंगे तो एक नदी का नाम आता है सरस्वती नदी का, जिसको नदीत्व में कहा गया है कि सबसे नदियों में सबसे उत्तम सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का अगर हम नदी सूक्त एक श्लोक में अगर देखें तो उसका जो पोजीशनिंग है वो सतलज और यमुना नदी के बीच में आती है, और उसी के बैंक्स पर ऋग्वेद भी लिखे गए। और ऋग्वेद के अंदर इस तरह के एविडेंसेस भी हैं। बात होती है कि सरस्वती नदी कहाँ से निकली और कैसे वो समुद्र तक गई। फिर लेटर वैदिक लिटरेचर जो आता है उसके अंदर बात आती है कि एक जगह जाकर वो लुप्त होने लगी और उसको विनाशन के लेने लगे। तो चाहे महाभारत देखें, श्री बलराम का जो पिलग्रिमेज था उसके अंदर रेफरेंसेस हैं। अगर आप और भी, जैसे मैंने आपको ऋग्वेद की बात बताई, तो ऋग्वेद के अंदर एक बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है। तो राजा सुदास का एक युद्ध हुआ था, तो राजा सुदास जिस ट्राइब से थे वो भरताज थे।
तो ये सारा का सारा इनका जो डोमेन था जहाँ पर ये एक्टिव थे वो कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका था और इनफैक्ट सरस्वती नदी के बैंक्स थे। 2 प्रश्न उठे इसमें। पहला कि हरियाणा, अगर हम स्टेट की बात करें कि हरियाणा कहाँ, हरियाणा एक तरफ तो हम कहते हैं कि आज जो हरियाणा को जिस तरह से जो स्टीरियोटाइप्स एस्टैब्लिश्ड हैं, दूसरी तरफ हरियाणा सोच रहा है या फिर फाउंडिंग रहा है या यहीं पर इंडिक सिविलाइजेशन की स्थापना हुई है। अगर अपने आप को आज हम भारतीय सभ्यता कहते हैं तो भारत जिस नाम से इस देश का नाम पड़ा है वो हरियाणा के अंदर वो ट्राइब रहा करती थी कुरुक्षेत्र के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आता है जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या भूगर्भ शास्त्र के ध्यान से, जिसके अंदर सरस्वती नदी थी तो वो कहाँ थी, कहाँ से कहाँ बहती थी और वो कहाँ विलुप्त हो गई। तो हरियाणा के अंदर अभी सरस्वती रिसर्च बोर्ड और कई ऐसे शोध संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आदि बद्री है एक जगह यमुनानगर में, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर एक पतली सी एक छोटी सी एक स्ट्रीम आती है आदि बद्री के पास जो एक कुंड में मिलती है और जहाँ से सरस्वती नदी कहते हैं मिला करती थी। वो नदी हरियाणा के अलग अलग इलाकों से होते हुए आगे राजस्थान होकर समुद्र में जाया करती थी। बट कई कारण बने। एक तो हिमालयाज जो थे वो आज भी एक एक्टिव टेक्टोनिक जोन है, आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ पुश कर रही है, जिस वजह से हिमालयज अभी भी राइज कर रहे हैं, जिस कारण से दिल्ली और आसपास के नॉर्थन क्षेत्र के अंदर इतने भूकंप भी महसूस होते हैं। तो वही चीज़ उस समय भी एक कारण बनाते हैं कि हुई होगी। प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया ने एक बहुत खूब किताब लिखी है 2016 के अंदर, जिसमें उन्होंने जितने ज़्यादा एविडेंसेस हैं, चाहे आप क्लाइमेटोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, लिटरेरी एंड जियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी इकट्ठा करके सबका समावेश करके उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दी है वो कहते हैं कि हिमालयन ओरिजिन था सरस्वती नदी का, और क्योंकि वो नदी का जो सोर्स रिवर था वो डिफ्लेक्ट हो गया और डिफ्लेक्ट होने की वजह से इट स्टार्टेड फीडिंग यमुना रिवर, तो जिस वजह से सरस्वती विलुप्त हुई। अब इसको और भी कारण है कि सरस्वती नदी के समय पर क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे थे, और एक आगे जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ और शोधार्थियों को, शोधकर्ताओं को जिसका सॉल्यूशन ढूंढना है, जो एक प्रॉब्लम उनके सामने है, साइंटिफिक प्रॉब्लम, वो ये है कि क्या ये एक बड़ी नदी थी और अगर इतनी बड़ी नदी थी तो कैसे गायब हुई, या ये एक बहुत बड़ा ड्रेनेज बेसिन था जिसके अंदर छोटी छोटी नदियां बहा करती थी, और जब बरसाती पानी या पहाड़ों से पिघलता वो बहुत सारा पानी आता था तो पूरे ड्रेनेज बेसिन को कवर कर लेती थी। तो मदर ऑफ फ्लड्स भी कहा गया है सरस्वती नदी को। तो ये 2-4 प्रश्न हैं जो सरस्वती सिविलाइजेशन और सरस्वती नदी के बारे में अभी भी they are open to discussion and debate. However, this is clear कि सरस्वती नदी के आसपास जो सभ्यता थी, उस सभ्यता ने, वो सभ्यता भारत की सबसे पुरानी और प्राचीन सभ्यता है, और वो सभ्यता इसी क्षेत्र में थी, और इसी क्षेत्र से वो आगे जब सरस्वती नदी नहीं रही, वो ड्राउट या ड्राई हो गई, तो लोगों की जो मूवमेंट हुई वो गंगा की तरफ हुई। तो जो माँ गंगा की अगर हम आज बात करते हैं, जिसको हम इतना ग्लोरियस मानते हैं और जो जितना हम उन्हें पूजते हैं उतना ही हम माँ सरस्वती को भी पूजते हैं। तो सरस्वती नदी सिर्फ एक लैंड पर बहने वाली एक नदी नहीं थी, वो आज भी अगर आप समझें तो हमारी साइकोलॉजी के अंदर, हमारी साइकी, भारतीय साइकी के अंदर बहुत डीपली रूटेड है। अर्जुन, ये एक ऐसा विषय है जो एक नदी की भांति ही विशाल है जी। तो इसको एक शुरुआत मानते हुए इस पर आगे भी जाहिर सी बात है कि बात होगी जी, लेकिन समय की जो सुई है स्टूडियो की वो भी अपनी एक मर्यादाओं से हमें अवगत कराती रहती है। मैं इसी बात पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने बहुमूल्य समय में से कुछ निकाल कर आप यहाँ स्टूडियो में आए आकाशवाणी के और एक अच्छी शुरुआत की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पर आकर। और जैसे कि आपने कहा कि शुरुआत हुई है, अभी तो सरस्वती के, माँ सरस्वती के आयाम पर चर्चा हुई है। हरियाणा का जो आधुनिक इतिहास है या मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में बहुत बात हो सकती है, तो ज़रूर चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।